नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है। एचटेट की इस फ्री टेस्ट सीरीज में, फ्री सीरीज के अंदर हम टीजीटी साइंस का जो फ्री बैच ले रहे हैं उस सीरीज के अंदर हम आज करने वाले हैं बोहर का मॉडल, नहीं बोहर का एटॉमिक मॉडल। आज जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ मॉडल्स देख लिए थे। ठीक है। जिनमें रदरफोर्ड का मॉडल था और साथ में जिसमें थॉमसन का मॉडल था। हमने रदरफोर्ड के मॉडल की पूरी जो लिमिटेशंस थी वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी हम इसको कह देंगे। बोहर्स मॉडल यानी बोहर का मॉडल क्या था। ठीक है। इसके लिए एटम के लिए, यानी हम ये कह सकते हैं बोर का परमाणविक मॉडल भी इसको कहा जाता है। जिसमें क्या कहते हैं इसको, बोर का परमाणविक मॉडल को कहा जाता है। बोर का परमाणविक मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है। बोर का क्या कहा जाता है, परमाणविक मॉडल कहा जाता है। परमाणु का मॉडल जो बोहर ने दिया था उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो परमाणु मॉडल था बोहर का, बोहर के इस मॉडल में हम क्या बात करने वाले हैं साथियों, देखो। सबसे पहली बात तो बोहर ने रदरफोर्ड की लिमिटेशन को दूर किया। उसने क्या कहा, जो अवधारणाएं प्रस्तुत की थी बोहर ने, उसका पोस्टुलेट्स या अवधारणाएं क्या है, पोस्टुलेट क्या है बोहर के। ठीक है। बोहर के मॉडल के जो पोस्टुलेट हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं कि सब कुछ ही हो जाएगा, लेकिन टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है। बोहर ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, मेन चीज उसने क्या बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें रिवॉल्व करेंगे, वो ओनली सर्टेन फिक्स एनर्जी के फिक्स रेडियस के पाथ में घूमेंगे। ठीक है। फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन a fixed circular path of fixed radius and energy। ठीक है। फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन कुछ केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा भी कहते हैं। यानी ये डिस्क्रीट ऑर्बिट होंगे, ये हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट होंगे। these circular path are known as these circular path are known as discrete orbits। discrete orbits क्या कहते हैं, डिस्क्रीट विविक्त कक्षा भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं साथियों इनको। ठीक है। इनको क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं भाई, विविक्त कक्षा इनको कहते हैं साथियों। ठीक है। विविक्त कक्षा को कहते हैं। विविक्त यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट, यानी कि इनकी एनर्जी फिक्स है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि फिक्स है भाई, सब एनर्जी फिक्स है, रेडियस फिक्स है। कहने का मतलब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक ऑर्बिट मान लीजिए ये है। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा, इस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी पाथ में घूमेगा जिसकी रेडियस फिक्स है। ये इसकी क्या है, रेडियस है। न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट उस ऑर्बिट का डिस्टेंस, ये उसकी रेडियस है, जो कि क्या है, फिक्स है। दूसरी बात, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो भी फिक्स है। क्या है, उसकी एनर्जी भी फिक्स है। और ये एक सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है। कैसा पाथ है भाई, सर्कुलर पाथ में। अब जैसे रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकता, वो तो यहाँ भी है, लेकिन इसने क्या कह दिया, उसने एक बात कह के कि एनर्जी फिक्स है। उसने क्या कहा कि एनर्जी फिक्स है इस ऑर्बिट की। इससे जो रदरफोर्ड वाली जो लिमिटेशन थी उसकी जो कमी थी वो दूर हो गई, क्योंकि उसमें क्या था, एनर्जी बदल रही थी। हर बार सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था, एनर्जी चेंज हो रही थी। ठीक है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। इनमें क्या होगा, एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। एनर्जी का रेडिएशन इनके अंदर नहीं होता है, यानी इनकी खास बात क्या है, इनका एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। अब बात करते हैं ये ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिट्स जो हैं, ये ऑर्बिट्स जो हैं हमारे, इनको हम सर्कुलर ऑर्बिट्स को अलाउड एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, या ऑर्बिट्स भी कहते हैं, या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनके नाम जान लीजिए पहले। ठीक है।
इनको हम क्या कह सकते हैं? अलाउड एनर्जी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। या फिर हम इनको कह सकते हैं साथियों स्टेशनरी स्टेट्स। क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स। या फिर हम इनको कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल्स, यानी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर भी इनको कहा जाता है। क्रियाओं को या कोष को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। ये इनके अदर दूसरे नाम होते हैं, ठीक है। अब दो दो टाइप की एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं ऑर्बिट के अंदर, उसकी एनर्जी की बात कहते हैं। तो एक चीज आती है जो एक पोस्टुलेट है बोर का, क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, इन एन ऑर्बिट, एन, यानी एक ऑर्बिट के अंदर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो समय के साथ बदलती नहीं है। यानी किसी कक्षा में, यानी किसी कक्षा में या किसी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ बदलती नहीं, ठीक है। यानी वो कांस्टेंट रहती है, समान रहती है, समय के साथ बदलती नहीं, वो टाइम के साथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं आगे पोस्टुलेट की। जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है और की ऑर्बिटल में, जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट यानी सबसे कम ऊर्जा वाला स्तर जो होता है, ठीक है, सबसे कम ऊर्जा स्तर की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे कम ऊर्जा स्तर की अगर हम बात करें साथियों, तो जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज द ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सतही स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतही स्तर। इस सतही स्तर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी सबसे कम ऊर्जा का स्तर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जो हायर, जितनी भी और हायर एनर्जी स्टेट होंगी, एंड ऑल अदर एनर्जी स्टेट और अदर हायर एनर्जी स्टेट, हायर स्टेट यानी इससे ज्यादा ऊर्जा स्तर जो भी है, उनको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या कहेंगे साथियों? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये जो है दो ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सही स्तर जो है ऊर्जा का वो ये है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर मान लो कोई एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब करता है, यानी कोई एच न्यू फोटोन, एच न्यू एनर्जी जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस लेवल की, क्योंकि एक सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या मानी है बोर ने? फिक्स है। अगर उस फिक्स एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा साथियों? वो चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाता है? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाना, ठीक है। कैसे? वो एनर्जी लूज करके जा सकता है, वो एनर्जी गेन करके जा सकता है, वो एनर्जी ले भी सकता है और एनर्जी दे भी सकता है, ठीक है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना, इन्हीं को हम विकिरण भी कहते हैं। रेडिएशन ऐसे ही तो निकलती है, विकिरण भी यही कहे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था बोहर का, वो क्या था कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी रेडिएशन की, इसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की बात, फ्रीक्वेंसी इसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की बात।
तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की, यानी कि जो विकिरण है, ठीक है, विकिरण जो है उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो क्या कहता है कि जब भी कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है यानी अवशोषित होती है या एमिट होती है यानी परावर्तित होती है, तो इसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाएगी। ठीक है, उसको हम कैसे देते हैं, उसको एक रूल से लिखा जाता है जिसको हम बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं, उसको बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, आवृत्ति, विकिरण की आवृत्ति कह सकते हैं। तो विकिरण की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति है, विकिरण की आवृत्ति है। ठीक है, किसकी, विकिरण की आवृत्ति। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब है विकिरण की आवृत्ति। इसकी आवृत्ति है विकिरण की। इस विकिरण की आवृत्ति के बारे में बात क्या करते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी, कम ऊर्जा स्तर से ज्यादा ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, उसको किससे देते हैं, ट्रांजिशन जो होती है यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है साथियों। किससे डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है, इससे न्यू से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया जाता है। न्यू इज इक्वल टू में क्या होता है साथियों, ये होता है डेल्टा ई डिवाइड बाई में, न्यू क्या होता है, डेल्टा ई डिवाइड बाई में एच होता है। यहाँ पर मैं सभी चीज़ों के बारे में बता, डेल्टा ई क्या होता है, ये आपका हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है एनर्जी के बीच में, दो एनर्जी स्टेट में, ई टू ई वन। यहाँ पर आपका ई टू जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है, क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है, और ई वन जो है आपका वो लो एनर्जी स्टेट है। क्या है, लो एनर्जी यानी कम ऊर्जा का स्तर और ज्यादा ऊर्जा का स्तर, उसकी बात कर रहे हैं। आपको जो एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा, दो ऑर्बिट, अब मान लो इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो जो हायर इन एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी वाला स्तर है, उसकी एनर्जी में से कम ऊर्जा वाले स्तर की ऊर्जा को हम घटा देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ई के आसपास। ठीक है, अब एच आपका क्या है, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच आपका यहाँ पर क्या है, प्लैंक का। ठीक है, अब न्यू आपकी क्या है, यहाँ पर न्यू क्या है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। न्यू क्या है, आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। दोबारा लिख देते, दोबारा लिखते जो है आपका ऐसा है। ठीक है, जो है वो ऐसा है। अब देखिए न्यू जो है का फॉर्मूला ये है। अब इसको हम कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल एच न्यू। इस फॉर्मूले का आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू में डेल्टा ई अपॉन में न्यू, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जैसे चाहे मर्जी, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। मैंने बता दिया ई टू आपका हाई एनर्जी स्टेट होता है यानी उच्च ऊर्जा स्तर होता है, ई वन आपका लो एनर्जी स्टेट यानी निम्न ऊर्जा स्तर होता है। इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, ठीक है, जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या है, डेल्टा ई। ठीक है, वही हमारा डेल्टा ई है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसी को कहा जाता है बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इसी को कहा, क्या कहा जाता है, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। बोहर फ्रीक्वेंसी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बोहर का आवृत्ति नियम तो क्या कहते हैं, बोहर का आवृत्ति नियम, बोहर का आवृत्ति नियम इसके इक्वल होता है न्यू इज इक्वल टू में डेल्टा ई अपॉन में एच होता है। ठीक है, इस बात को अब को याद रखना है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास अगले पोस्टुलेट की बारी आती है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है ना, वो कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या कहता है, जो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है साथ। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, कोनेदार गति इसको बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर के बारे में बात, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर की कोणीय संवेग, इसको क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन एन ऑर्बिट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड किसी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। किसी ऑर्बिट के अंदर अगर एंगुलर मोमेंटम की बात किया जाए, उसका फॉर्मूला जो होता है MEPR विच इज इक्वल टू n इंटू में h अपॉन में 2 पाई, n में h अपॉन में 2 पाई, जहां पर n की जो वैल्यू होती है वो होती है साथियों 1 2 3 एंड सो ऑन चलती चली। Me यहाँ पर क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है सर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आपके पास V क्या है, V क्या है, V है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की गति है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति है। और R क्या है, R है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट में जिस कक्ष में घूम रहा है, यानी R क्या है, कक्ष की त्रिज्या है। R क्या है, कक्ष की त्रिज्या है सर। ठीक है, R क्या है, कक्ष की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये कहता है, इसको बोहर का क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम क्या है, इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। कि सिर्फ कुछ डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, यानी n इंटू एच अपॉन में 2 पाई के मल्टीपल में ही एंगुलर मोमेंटम की, आपके कोणीय संवेग की वैल्यू जो आ सकती है वो सिर्फ इसी के मल्टीपल में आएगी और नहीं आएगी। जैसे n की वैल्यू 1 रख दिया तो h अपॉन में 2 पाई हो जाएगी, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो MEVR की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन में 2 पाई साथियों। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं, आपकी जो MEVR की वैल्यू क्या आएगी, MEVR की वैल्यू 2h अपॉन में 2 पाई, यानी h अपॉन में पाई आ जाएगी साथियों। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 3h अपॉन में 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन ये चलती जाएगी। तो हर बार क्या होता है, वो h अपॉन में 2 पाई, यानी NH अपॉन में 2 पाई से डिफर करेगा। आपकी जो वैल्यू है वो n इंटू में h अपॉन में 2 पाई से डिफर करने वाली, 1 2 3 4 ऐसे चलता। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो बोहर का क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बोहर का क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट भी कहा जाता है। अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में क्या था, आपको बोहर का मॉडल ऐसे बनाया, उसके अंदर जो ऑर्बिट है उनको ऐसे दिखा रखा था, कंसेंट्रिक ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, मैं ड्रा कर रहा हूँ ना तो मेरे ऑर्बिट सर्कुलर नहीं बन रहे, लेकिन ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑर्बिट है उसको के नाम दिया था, उसको शेल बोला गया था। ठीक है, कोश जो या कक्षाएं हैं, पहली के कोश या कक्षा है, कोश या फिर क्या है। फिर दूसरी को नाम दिया गया था साथियों, उससे बाद वाली आएगी एल, उसके बाद वाली आती है एम, फिर एन एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो क्वांटिटी है इसको बोला गया था न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक है। क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि नाभिक है। ठीक है, ऐसे दिखाया जा गया था बोहर के मॉडल को। ये 10th क्लास की बात, 10th में ऐसे ही दिखाया जाता है बोहर। अब अगर बोहर का मॉडल हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई कर दें, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। थोड़ा सा इसको लेवल को अप कर लेते हैं ना, बोहर मॉडल फॉर
हाइड्रोजन एटम यानी हम 12th क्लास 11th क्लास तक पढ़ लेते हैं, एग्जाम का पूरा पोर्शन कवर। पहली बात क्या कहता है बोहर के मॉडल में कि जो स्टेशनरी स्टेट है या एनर्जी स्टेट है, यानी जो ऊर्जा स्तर है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उनको हम किससे नंबर देते हैं, एन के इक्वल नंबर देते हैं। एन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, जिनको हम के एल एम एन सेल भी कह सकते हैं। यानी आपकी जो एनर्जी स्टेट है या ऊर्जा स्तर जिनको आप कहते हैं, ऊर्जा का जो स्तर है, ऊर्जा स्तर है, उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो मैं उसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ, एन की वैल्यू 2 है तो मैं उसको एल से रिप्रेजेंट, एन की वैल्यू 3 है तो मैं उसको एम से रिप्रेजेंट करूंगा, 4 है तो एन से, एंड सो ऑन। ये जो के एल एम एन है ना, ये एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन से ही रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद जो आता है सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर बोर के मॉडल में, वो एक फॉर्मूला आता है रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ ऑर्बिट की बात करता है। रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ ऑर्बिट यानी जो कक्ष हैं उनकी जो ऊर्जा स्तर है, उनकी रेडियाई क्या है। जो आपके कक्ष है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष की ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या है वो क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कक्ष की, इलेक्ट्रॉन के कक्ष की, वो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के कक्ष की, ठीक है, जो कक्ष है उसका जो ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर की क्या है, त्रिज्या क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है साथियों, आर एन विच इज इक्वल टू में होता है एन स्क्वेयर ए नोट, एन स्क्वेयर ए नोट। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ पर आपको एन जो ए नोट है उसकी वैल्यू गिवन होगी 52.9 पिकोमीटर, 52.9 ये पिकोमीटर है, पीएम। ठीक है, तो बोलते हैं पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर आपको ए नोट की वैल्यू दी होगी। ये ए नोट है, ए सही हो, ठीक है, ए नोट है, ए नोट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है साथियों। ठीक है, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होता है। अगर मैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल, इसकी रेडियस ऑफ या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 का स्क्वायर इंटू में क्या करूंगा, ए नोट कर दूंगा, 1 इंटू में 52.9 पिकोमीटर। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 52.9 पिकोमीटर। यानी जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो रेडियस है, ये किसके लिए निकाला है हमने, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकाला है। हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके अंदर हमने क्या निकाला है, तो पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की पहले स्तर की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी आएगी, 52.9 पिकोमीटर आएगी। ठीक है, बोहर ऑर्बिट की अगर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम अगर एन की वैल्यू 2 रख दें, यानी सेकेंड ऑर्बिट, किसी सेकेंड ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो आपको एन की जगह क्या कर देना है, 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर इंटू में 52.9 पिकोमीटर। जितना आपका आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 4 इंटू 52.9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, 5 चौक 20 और 1 21, इतना पिकोमीटर आ जाएगा। 211.6 पिकोमीटर इसका आंसर रहने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या कि एनर्जी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी अगर आपको किसी भी स्टेट की निकालनी है, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी कैसे निकालें, यानी जो आपके ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा स्तर की ही ऊर्जा हम कैसे, यानी हर एक ऊर्जा स्तर की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ऊर्जा स्तर की क्या निकालेंगे, हम ऊर्जा निकालेंगे कि उस कक्ष की कितनी ऊर्जा है। ठीक है, उस स्टेट की, तो उसको दिया जाता है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ई एन विच इज इक्वल टू माइनस का आर एच इंटू में 1 अपॉन में एन का स्क्वायर होता है। अब इसमें आपके पास क्या क्या चीजें, आर एच जो है आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर एच जो है वो रिजबर्ग कांस्टेंट होता है। क्या होता है,
रिजबर्ग कांस्टेंट होता है साथियों। आर एच क्या होता है, रिजबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है। एन की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 1 2 3। एन क्या रह सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रह सकता है। तो अगर मुझे पहले स्टेट की एनर्जी चाहिए, E1 की एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, -109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में 1/में 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब एनर्जी कितनी आएगी, माइनस का 109677 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो मेरे पहले स्टेट की एनर्जी आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, लेकिन हम रिजबर्ग कांस्टेंट का एक और रूप जो है ना वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं। वो होता है कितना, वो होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम एक्चुअल में यहाँ पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे। तो हम जो एनर्जी निकालेंगे, ये वाली वैल्यू जो क्या है यहाँ हम पुट नहीं करेंगे, हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, हम अगर एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू में 10⁻⁻18। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1/n²। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा टू माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आंसर मेरे पास आ जाएगा जूल पर एटम की क्या होगी, एनर्जी होगी पहले स्टेट की। अगर मान लो मुझे दूसरे स्टेट की एनर्जी चाहिए, n=2 के लिए मैं एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ, तो E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा साथ। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो माइनस का 2.18 इंटू में 10⁻⁻18 इंटू में 1/4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का 0.545। ठीक है, इंटू में 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका भी बस आ गया है। ठीक है, अब ये तो था सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ये एनर्जीज हमने किसके लिए कैलकुलेट की है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम अगर हमें दिया है तभी हमारे ये ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूले हमने यूज किए ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है साथियों। जितने भी फॉर्मूले हमने पीछे वाले पेज पे भी यूज किए हैं ये भी किसके लिए हैं, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूले कर रहे हैं हम बात करेंगे अब कि अब हाइड्रोजन एटम के अलावा भी अगर हमारे पास एटम होते हैं जैसे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो हाइड्रोजन एटम नहीं है, उनके बारे में बात करेंगे। अब क्या है, तो जो बोर थ्योरी ऑफ, इसको हम कहते हैं बोर थ्योरी फॉर आयंस, आयंस कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के तरह की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है साथियों इनके, एग्जाम्पल है जैसे हीलियम प्लस, अगर हम कह दें कि हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, लिथियम 2+ कह दें, बेरिलियम 3+ कह दें, एंड सो ऑन, जिनके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। बोर की थ्योरी जो है ना वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी वाला जो है, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो हो जाएगा En में माइनस का RH इंटू में Z का स्क्वायर अपॉन में N का स्क्वायर। ठीक है, जूल पर एटम हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस में RH यानी रिजबर्ग कांस्टेंट इंटू में Z का स्क्वायर अपॉन में N का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक Z, एक नई चीज आ गई। Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। जो भी एलिमेंट हम यूज करें, जो भी तत्व हम यूज कर रहे हैं, ये उसका क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है। कि क्या है, परमाणु संख्या है साथियों। ठीक है, परमाणु संख्या हम यूज कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की, वो Z है। एन आपको पता ही है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये तो पहला है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, वो रेडियाई का है, यानी त्रिज्या का एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन है त्रिज्या का एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि रेडियाई इनकी कैसे निकालें, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की रेडियाई कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन था आर एन विच इज इक्वल टू में क्या है, अब जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 52.9 इंटू में एन स्क्वेयर बाई जेड पिकोमीटर आएगा, एन स्क्वेयर बाई जेड पिकोमीटर हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए रेडियाई निकालने के लिए। एनर्जी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है, हाइड्रोजन एटम के जैसी कोई स्पीसीज अगर आ जाए उसके लिए अगर एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछे या कोई क्वेश्चन आ जाए तब ये लगाओगे, और रेडियाई पूछ ले तब ये लगाओगे। एग्जैक्ट हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो हमने पीछे पढ़े हैं, जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़े, ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन एटम दिया है तभी लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम उसके बारे में बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट जो है हम उसके बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या है हमारे पास, के बारे में हम बात करने वाले। तो जिन एनर्जी लेवल में हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जो एनर्जी लेवल है जिनमें हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। उन्हें क्या माना है, मैं यही लिख देता हूँ इसको, बात बना के लिख कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूँ सर, की बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम उसकी बात कर रहा हूँ, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी हमने ये 1 2 3 जो ऑर्बिट्स की वैल्यू दी है वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल 4 टाइप के क्वांटम है, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम। ये क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, कि कौन से ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब देखते हैं, हम बात करते हैं इसके बारे में साथियों कि एक्सप्लेनेशन क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा जो आया था हाइड्रोजन एटम का, के लिए एक्सप्लेनेशन क्या था। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करता हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रा जो था हाइड्रोजन एटम का, उसको स्टडी कैसे किया गया था। लाइन स्पेक्ट्रा जो था ना, उसको स्टडी कैसे किया गया था, उसको पहले किसने क्या निकाला, कैसे वो सीरीज आई, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ, लाइन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम भी इसको कह देते हैं, स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम आया की बात कर, तो इसको ना बामर ने सबसे पहले, तो इसको रिजबर्ग ने दिया था, इसके लिए एक्सप्लेनेशन जो दिया था, सॉरी, सबसे पहले इसको बामर ने किया था 1885 में, 1885 में किसने दिया था, बामर ने एक फॉर्मूला दिया था इसको कैलकुलेट करने का। बामर ने स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्रेस किया था वेव नंबर की टर्म में, इसकी टर्म में, वेव नंबर की टर्म। वेव नंबर जो होता है उसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू बार से हम वेव नंबर को डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला उसने क्या दिया था, 109677, ठीक है, इनटू में 1/2 का स्क्वायर, माइनस में 1/में का स्क्वायर सेंटीमीटर। ने ये फॉर्मूला दिया था, और एन जो या था वो क्या था, इंटीजर था, जो कि इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या था, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या था साथियों, 3 था। एन यहाँ पर क्या है, ये एन की वैल्यू की, एन क्या है, या तो इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3 था हमारा। एन क्या था हमारे पास, इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन है। इसके बारे में बाद में क्या था, जो रिजबर्ग नाम का साइंटिस्ट था, जिसका हमने रिजबर्ग कांस्टेंट अभी देखा है, रिजबर्ग ने इसको रीडिफाइन कर दिया। उसने क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, और सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज आई। इस सीरीज से जो भी आया, यानी इस पर्टिकुलर सीरीज से जो भी आपकी सीरीज बनी थी ट्रांजिशंस की, इससे जो भी सीरीज आई उसको नाम दिया गया साथियों बामर सीरीज। उसको क्या नाम दिया गया, बामर की श्रृंखला बोला गया।
बामर सीरीज या बामर श्रृंखला कहा गया था। हिजबर्ग ने क्या किया था, उसको रीडिफाइन कर दिया, तो बहुत सारी सीरीज के लिए उस फॉर्मूले को निकाल दिया था। ठीक है, तो उनके हाइड्रोजन एटम की जो भी सीरीज जिस भी डिस्कवरर ने जो दी थी उसके बेस पे, तो न्यू बार उसने क्या दिया, उसने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, 109677 करके, इनटू में उसने क्या किया, 1 में एन आई का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एन आई का स्क्वायर माइनस में 1 में एन एफ का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इनटू में क्या आ गया, सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल था, हर एक लाइन के लिए एप्लीकेबल था। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बामर लाइन एक्सप्लेन हो सकती थी, इसमें सारी लाइन्स एक्सप्लेन। जैसे अगर इफ एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इफ N1 की वैल्यू आप या एन आई की वैल्यू जो है आप ये लिख सकते हो, तो N2 या एन एफ की वैल्यू क्या होगी, देन एन एफ की वैल्यू क्या होगी, Ni+1, Ni+2, Ni+3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलेगी, यानी अगर N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू, NF की वैल्यू क्या आएगी, 1+1 हो सकती है, 1+2 हो सकती है, 1+3 हो सकती है, ऐसे आएगी। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको लाइमन सीरीज के, लाइमन श्रृंखला के बारे में बात करते हैं साथियों, कि लाइमन सीरीज कैसे आती है। जब हम N1 की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, और N2 की वैल्यू या NF जो है हमारा, उसकी वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, लाइमन सीरीज आती है। और ये किस रीजन में आती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। किस रीजन में आती है, यूवी रीजन में आती हैं सर। ठीक है, किस रीजन में पड़ती हैं ये वाली स्पेक्ट्रल लाइंस, यूवी रीजन में आती है। ठीक है, इसमें आती हैं यूवी रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं। स्पेक्ट्रल रीजन जो है इनका वो अल्ट्रा वायलेट, दिखाता हूँ इसे एग्जाम्पल के लिए, क्या लिख रहा हूँ, जी आर इज इंटू में 1 में, अब मेरी क्या है, अगर N1 की वैल्यू यानी एन आई की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 में, अब 1 के अलावा कुछ भी ले सकता हूँ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मान लो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये जो भी आंसर आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा साथियों, रिप्रेजेंट करेगा लाइमन सीरीज। इसको रिप्रेजेंट करेगा लाइमन सीरीज को, लाइमन श्रृंखला को रिप्रेजेंट, इसको लाइमन श्रृंखला, ठीक है, लाइमन श्रृंखला को रिप्रेजेंट करेगा साथियों ये। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास ये तो पहली श्रृंखला है, ऐसे ही हमारे पास दूसरी श्रृंखला भी है। दूसरी जो सीरीज है उसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं साथियों, बामर सीरीज बोलते हैं, बामर की श्रृंखला। इसमें हमारे पास एन आई की वैल्यू या N1 की वैल्यू जो होती है वो 2 से शुरू होती है, यानी इसमें डायमंड में 1 से शुरू थी, ये 2 से शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही एन एफ या N2 की जो वैल्यू है हमारे पास, वो साथियों किससे शुरू हो जाएगी, अब ये 2 से, तो ये 3 4 5 एंड सो ऑन आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट थर्ड जो सीरीज आती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है इसके अंदर, वो हमारे पास आती है पाश्चियन सीरीज। क्या आती है, पाश्चियन सीरीज, यानी पाश्चियन की सीरीज। तो पाश्चियन की सीरीज में एन आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3 से शुरू होगी, और एन एफ की जो वैल्यू है वो 3+1 यानी 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगी। अब जो पाश्चियन सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। अच्छा, एक चीज तो भूल ही गए भाई, इसको तो ध्यान में नहीं दिया, तो ये वाली जो सीरीज है बामर सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि अकेली यही सीरीज है जो विजिबल रीजन में हमें दिखाई देती, स्पेक्ट्रा के जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसका विजिबल पोर्शन जो होता है जिसको हमारी आंखें देख पाती हैं, सिर्फ यही बामर श्रृंखला ही ऐसी श्रृंखला होती है जिसको हम देख पाते हैं, जो विजिबल रीजन में आती है, बाकी कोई भी हम ट्रांजिशन को देख नहीं पाते। ठीक है, वो विजिबल रीजन में नहीं आती। तो अब ये वाली किस में आती है, पाश्चियन सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड में आती है। किस में आती है, इंफ्रारेड रीजन में आती है, IR रीजन, जिसको थर्मल रीजन भी कहा जाता है। फिर आती है 4 नंबर पे पाश्चियन के बाद ब्रैकेट सीरीज, इसका नाम आएगा ब्रैकेट सीरीज का नाम, पाश्चियन के बाद। अब जैसा कि आपको पता ही है ब्रैकेट सीरीज में एन आई की वैल्यू 4 से शुरू होगी, यानी एन आई की वैल्यू कम से कम 4 होनी चाहिए। और एन एफ की वैल्यू क्या होगी, यानी एन आई की वैल्यू फिक्स है कि वो 4 ही रहेगी। एन एफ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किससे, Ni+1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 6 7 सो और, ये भी आपकी IR रीजन में ही पाई जाती है। पांचवी जो सीरीज होती है तो बोलते हैं साथियों पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं,
पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज में क्या होता है, एन आई की वैल्यू 5 होती है, एन एफ की वैल्यू जो है वो 6 7 8 यहाँ से शुरू होकर कहीं तक जा सकती है। ये वाली सीरीज भी आपको इंफ्रारेड रीजन की है। उसके बाद जो छठी सीरीज आती है जिसको बुक्स में नहीं लिखा गया, ठीक है, उसको हम्फ्रे सीरीज बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, हम्फ्रे सीरीज बोला जाता है, जिसमें एन आई की वैल्यू 6 होती है और एन एफ की जो वैल्यू होती है वो 7 8 9 कुछ भी हो सकती है साथियों आगे। और ये फार इंफ्रारेड रीजन में आती है, किसमें आती है, फार इंफ्रारेड रीजन में, फार इंफ्रारेड रीजन में आती है, बहुत दूर के इंफ्रारेड रीजन। ये वाली ये भी हमारी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये बहुत दूर के रीजन में आती है। उसके बाद जो है हमारे पास, उसके बाद जो है वो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, किसका, अम, अब इसके बाद जितने भी हमारे पास जो फॉर्मूले हैं हम उनके बेस पे एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम रेडियाई निकाल सकते हैं अभी तक। तो ये जो फॉर्मूले थे हमारे बोहर के पोस्टुलेट के, वो हमारे पास हो चुके हैं खत्म। अब बोहर के पोस्टुलेट की लिमिटेशन देखते हैं। बोहर के पोस्टुलेट की क्या देखते हैं साथियों, लिमिटेशंस देखते हैं, ठीक है? इसकी बात करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ बोहर पोस्टुलेट, लिमिटेशंस ऑफ मॉडल, यानी बोहर का जो मॉडल था, परमाणविक मॉडल जो था बोहर का उसकी कमियां क्या है। लिमिटेशन का मतलब क्या है, कमियां, ठीक है। बोहर के परमाणविक मॉडल की कमियां क्या है साथियों, उन कमियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो कमी थी, तो उसने इम्प्रूवमेंट जो दिए थे रदरफोर्ड के बोहर, वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टेबिलिटी क्यों है मेटल की, सॉरी एटम की, जो परमाणु है आपका वो स्टेबल क्यों है, स्थिर क्यों है। ने ओरिजिन भी कर दिया डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम का, उसको भी बता दिया। लेकिन उसने बहुत सारे ऑब्जेक्शन देखे। वो ऑब्जेक्शन क्या थे, पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया गया जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, ठीक है। it explains it explains the spectra of only सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिर्फ किसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन कर पाया। यानी जो विकिरणीय प्रभाव है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जो प्रजातियां हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम आयन हो गया, ये सिर्फ उन्हीं पर अप्लीकेबल था, यानी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात इसकी क्या है कि जब हम बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर कुछ क्लोजली स्पेस लाइन आती है, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन स्पेक्ट्रा, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन स्पेक्ट्रा हम जिनको कहते हैं साथियों, क्लोजली स्पेस्ड लाइन इन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, आपके पास आता है ड्यूप्लेट, आता है ट्रिपलेट, आता है, ठीक है। ड्यूप्लेट या ट्रिपलेट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो हम अगर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो ग्राफ पेपर पे कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है? ऐसा कुछ स्पेक्ट्रा आता है। अब इसके अंदर जो है ना बिल्कुल बारीक दो लाइन बिल्कुल क्लोजली स्पेस होती है, जैसे ये है, ठीक है? ये तो अभी बड़ा चल रहा है, अदरवाइज ये पता भी नहीं चलता कितनी पास होती हैं। तो ये जो क्लोजली स्पेस लाइन होती है हमारी, बिल्कुल आसपास जो लाइन जो स्थिर होती हैं इनके पास, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जब हमने जूम करके देखा तो हमें पता चला कि ये दोनों अलग हैं, अदरवाइज ये ऐसे सिंगल लाइन की तरह ही दिखाई देती है। जब हमने जूम किया तभी हमें पता चला कि ये क्या कैसी लाइन है, जब जूम किया तभी पता चला कि डबल या ट्रिपल लाइन है। तो ये डबल और ट्रिपलेट क्यों बनते हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर का मॉडल जो है ना, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद जो है बोहर का मॉडल जीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो जीमान इफेक्ट है ना, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुड नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। जीमान इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं कि ये जीमान इफेक्ट चीज क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि जीमान इफेक्ट क्या है। जीमान इफेक्ट में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी किसी चुंबकीय प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र में जब ये लाइंस आती हैं, ये धाराएं आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। वो जो बिखरना होता है उसको जीमान प्रभाव कहा जाता है, जीमान इफेक्ट कहा जाता है। इसको तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद एक और था जिसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफेक्ट, ये वो टोनी स्टार्क नहीं है भाई, ठीक है, बॉलीवुड वाला टोनी स्टार्क नहीं है। ये स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें होती है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस, यानी विद्युत जो आपका क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव जब आता है किसी भी स्पेक्ट्रल जो रेखाएं हैं उनके अंदर, तो वो स्प्लिट हो जाती है, यानी बिखर जाती है, यानी विद्युत कक्ष में भी बिखर जाती हैं, और आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें बिखर जाती है, और विद्युत क्षेत्र में भी बिखर जाती है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र में भी और विद्युत क्षेत्र में भी जब ये लाइन बिखर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जब ये लाइन चुंबकीय क्षेत्र में बिखरती है तो उसको जीमान प्रभाव कह दिया जाता है, और जब ये विद्युत क्षेत्र में बिखरती है तो उनको स्टार्क इफेक्ट कह दिया जाता है। ठीक है, ये इन चीजों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसीलिए बोहर का जो मॉडल है ना वो फेल हो गया था। उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ गए थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उससे पहले आता है कुछ, एक दो चार टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। एक आता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का दोहरा प्रभाव। ठीक है, पदार्थ का दोहरा प्रभाव क्या होता है, यानी पदार्थ दो तरह से बिहेव करता है, दो तरह से आचरण करता है। आचरण कह सकते हो, पदार्थ का दोहरा आचरण, ये भी कह सकते हो। प्रभाव की जगह क्या लिख सकते हो, आचरण लिख दो आराम से, है ना? पदार्थ का दोहरा आचरण भी आप कह सकते हैं। तो ये पदार्थ का दोहरा आचरण क्या होता है, डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट था उसने ये बात बताई थी कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, दोनों गुण होते हैं। किसका, वेव का भी और पार्टिकल का। इसका, वेव का भी, पार्टिकल का। लाइट जो है, लाइट के पास दो गुण होते हैं, डुअल कैरेक्टर होते हैं, डुअल कैरेक्टर। ये कौन सा, वेव का भी, वेव एंड पार्टिकल, यानी प्रकाश का भी गुण होता है उसके पास, और मतलब कणों कणों के जैसे भी बिहेव करते हैं, और तरंग की तरह भी। वेव का मतलब तरंग, पार्टिकल का मतलब कण, कण की तरह भी वो व्यवहार करते हैं, और तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। इसको दोहरा आप गुण बोल सकते हो, दोहरा गुण है किसके पास, प्रकाश के पास। ठीक है, वो तरंग की तरह भी चलता है और कणों की तरह भी बिहेव करता है। तो जब लाइट के पास ऐसा है तो मैटर के पास भी ऐसा हो। डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट था, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कह सकते हो, डी ब्रोगली साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सप्रेशन दिया था कि जैसे लाइट के पास वेवलेंथ है और मोमेंटम है, लाइट के पास क्या है, वेवलेंथ है, एज लाइट पोजेसेस, ठीक है, दिस इज वेवलेंथ एंड मोमेंटम। वेवलेंथ है और क्या है उसके पास, मोमेंटम है, जैसे लाइट के पास है। ठीक है, तो मैटर के पास भी होनी चाहिए, मैटर शुड ऑल्सो हैव, मैटर शुड ऑल्सो हैव वेवलेंथ एंड मोमेंट, वेवलेंथ एंड मोमेंटम, यानी कि वो संवेग जो है, संवेग और जो तरंग जो है, तरंग की जो लेंथ है, ठीक है, तरंग लंबाई जो है, तरंग दैर्घ्यता जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, उसको अगर बात करें और संवेग की बात करें तो ये दोनों होने चाहिए। जैसे ये लाइट के पास होते हैं दो,
तो मैटर के पास भी ये दोनों होने चाहिए। ये बात किसने कही थी? डी ब्रोगली ने कही थी साथ। अब जो उसने बात कही थी उसके लिए उसने एक रिलेशन दिया था, वो रिलेशन आपको याद रखना है। रिलेशन क्या था? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। लेमडा इज इक्वल टू क्या था? एच अपॉन में एम वी था। यहाँ लेमडा जो है उसको हम कहते हैं साथियों क्या? वेव लेंथ कहते हैं। लेमडा को हम क्या कहते हैं साथियों? वेव लेंथ कहते हैं। लेमडा को हम क्या कहते हैं साथियों? वेव लेंथ। ठीक है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्यता है, ये वेवलेंथ होती है। ये क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इनको कहते हैं हम। ठीक है, तरंग दैर्ध्य इनको कहते हैं, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेमडा वेवलेंथ है। एच जो है आपका, एच जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक का कांस्टेंट इसको कहा जाता है। एच जो होता है तो क्या कहा जाता है साथियों? प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जो है, एच की जो वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है साथियों एच की। ठीक है, वी जो है आपका, वी जो है, अब जो एम जो है आपका, वो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और v जो है आपका मास ऑफ द पार्टिकल कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? मास ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल को ले सकते हो, मास ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी वो क्या है? v है। अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। आपको पता है हाफ एम वी स्क्वेयर इसका इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा है। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वेयर होता है साथियों। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो किसके इक्वल आ सकता है? इससे हम लेमडा निकाल सकते हैं। लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा? एच अपॉन में √2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इंटू में मास। ठीक है, ये आ सकता है साथियों। ठीक है, ये आ सकता है, इसको रब कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा साथ। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा हमारे पास? एम, जिसको हम किसके इक्वल ले सकते हैं? लेमडा इज इक्वल टू, जो लेमडा है उसको किसके इक्वल ले सकते हैं साथियों? अब अगर इसी को हम रीअरेंज कर दें, सोल्व करें इसको दोबारा से, तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे? देखिए, लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा साथियों? यहाँ पर एच अपॉन में √2 MEV के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एम ई जो है, ई का ई की बात अगर करें, ई क्या है? वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, कोलम। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका। अगर मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँ, लेमडा इज इक्वल टू में इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा इज इक्वल टू में एच अपॉन में पी भी लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू में एच अपॉन में पी भी लिख सकता हूँ। पी क्या होता है आपका? मोमेंटम। पी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब संवेग है आप। पी क्या है? संवेग है साथियों। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू में वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली था, जो वेव नेचर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इससे वेव नेचर कंफर्म हो गया था। पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का भी कंफर्म हो गया, वेव नेचर भी कंफर्म। ठीक है, तो वेवलेंथ किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा, जितना छोटे मास का, जितना मास कम होगा, उतनी आपकी वेवलेंथ क्या होगी? उसकी तरंग दैर्घ्यता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। नहीं, अगर मैं इसका रिलेशन अगर ऐसे निकालूं तो लेमडा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मास से होता है। तो जितना कम मास होगा उतनी तरंग दैर्घ्यता ज्यादा, जितना द्रव्यमान कम उतनी तरंग दैर्घ्यता ज्यादा होगी। ठीक है, और वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होता है साथियों। वाइस वर्सा भी इसका क्या होता है? ट्रू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है? उसको अगर हम बात कर ले
वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला। ठीक है, वो क्या रहने वाला है? ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। इसको क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यानी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता क्या कहता है? ये क्या कहता है कि किसी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की, ठीक है, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, इसको लिख लेते हैं स्टेट्स, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आ जाता है। स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक particles, the position states that the accurate position and momentum of the position and accurate momentum of moving microscopic particles cannot be determined simultaneously, can't be determined simultaneously। ठीक है, विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ यानी एक्यूरेसी के साथ हम नहीं बता सकते हैं किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को नहीं बताया जा सकता। यानी इसके अनुसार किसी गतिमान कण की किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग, अगर हम बात करें, संवेग जो है वो एक साथ एकदम ठीक ठीक नहीं माप नहीं मापा जाता है, एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जाता। अगर एक चीज को हमने एक्यूरेसी के साथ माप लिया तब भी दूसरे में एक्यूरेसी जो इन एक्यूरेसी है या एरर है वो बढ़ जाएगा। तो मैथमेटिकली उसने कैसे एक्सप्लेन किया था? डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स में डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। कैसे एक्सप्लेन किया था इसको? डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। जहां पर जो डेल्टा एक्स है वो क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है। क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है। तो हम क्या कहते हैं? स्थिति के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता। इसको क्या कहते हैं? स्थिति में अनिश्चित है। स्थिति के अंदर अगर हम ज़्यादा बेटर रहेगा डेल्टा एक्स, ठीक है, तो स्थिति में अनिश्चितता है। और डेल्टा पी एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है किसमें? वो क्या है? अनसर्टेनिटी इन संवेग में अनिश्चितता, वेग में जो अनिश्चितता आएगी बात कर, संवेग में अनिश्चितता की। ठीक है, और एच आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट साथ।
आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। अगर ये हमें पता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से दैट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी एक्स। क्या हम कह सकते हैं, जो वी एक्स है वो डेल्टा वी एक्स जो आएगा हमारा वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमें पता है जो वेग है, यानी वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेग होता है, वेग के अंदर क्या है, अनिश्चितता है। अब हमें ये भी पता होता है कि जो मोमेंटम वाला फॉर्मूला फिर हम उसको उसमें पूरे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी तो होता है। जो आपका अनसर्टेनिटी ये वाला फॉर्मूला है अभी जो हमने लिखा था उसी में पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स इंटू में मास इंटू में डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके मास को इधर ले आऊँ, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाए, रीअरेंज करके अगर मैं इसको लिखूँ तो डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, एच अपॉन में 4 पाई एम हो जाएगा। एच अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 पाई एम हो जाएगा। ये जो है आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं मास जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो जो भी अनसर्टेनिटी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आएंगे अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं, उनके अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनिश्चितता क्या होगी, ज्यादा होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अनसर्टेनिटी क्या होगी, सिग्निफिकेंट मानी जाए, सिग्निफिकेंट यानी विचार करने योग्य होगी, ज्यादा होगी। आप इसको क्या कह सकते हो, ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, इसके, यानी द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है यानी मास जितना छोटा अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा, मास जितना बड़ा कम। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जो है अनसर्टेनिटी वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्या नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होती है साथी, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी जो है सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे कुछ एक दो टॉपिक और हैं तो हम बात करेंगे कि अगर हम अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक आते हैं। हमारे पास आता है कि वेवलेंथ की डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन जो है जिन्हें अभी छोड़ा हुआ है भी कवर कर लेते हैं। वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ इनकी तरंग दैर्ध्य, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वेव लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है तो हम पढ़ देते हैं, वेव लेंथ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं की बात कर, वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से, इससे लेमडा से डिफाइन कैसे करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ एंड क्रेस्ट नोन एज वेवलेंथ। किसी वेव के अंदर, किसी भी वेव के अंदर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ।
हम क्या कहते हैं साथियों, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एक वेव जा रही है, वेव ऐसे ही ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब जो ये कंसिक्यूटिव, अब इसको जो ऊपर की तरफ जो जा रहा होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और जो नीचे की तरफ जा रहा होता है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, कोई जो भी जितनी दूरी के बाद अब इसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको इतनी दूरी के बाद ये अपनी पुनरावृत्ति कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर इस पॉइंट तक पुनरावृत्ति होगी इसकी वेव की, इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती है। ठीक है, तरंग अपने आप को पुनरावृत्त करती है, इसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो लेंथ की ही होती है, यानी कि मीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, एटसेट्रा एटसेट्रा में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है साथियों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से। इसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। का मतलब है द नंबर ऑफ वेव्स passes through a given point in 1 सेकेंड, में 1 सेकेंड में, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि इकाई समय में, इकाई समय में कितनी तरंगें किसी एक बिंदु से गुजरती, इसी को हम क्या कह देते हैं, उनकी आवृत्ति कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ये हर्ट्ज, इसको एच जेड लिखा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी या वेग। वेलोसिटी या फिर वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी या फिर वेग कहते हैं। वेलोसिटी जो है वो, उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सी, या फिर कई बार इसको वी भी लिख दिया जाता है, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सी से रिप्रेजेंट। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल, क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड या इकाई समय में तय की जाने वाली दूरी है, क्या कहलाती है, उसका वेग कहलाता है, उसकी वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास वेव नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास वेव नंबर, तरंग संख्या। है, तरंग संख्या क्या
वेव नंबर की तरंग संख्या, इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, न्यू बार से डिनोट, ठीक है, न्यू बार से। की डेफिनेशन क्या है? ये रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ का, यानी द वेवलेंथ पर मीटर, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर इज नोन एज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर मीटर, जो भी होता है उसको हम वेव नंबर, हम क्या कहते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 में लेमडा होता है, इसके इक्वल होता है वेव नंबर 1 में लेमडा, यानी वेव के इक्वल है। प्रति इकाई दूरी पर तरंगों की संख्या, ये क्या है? प्रति इकाई दूरी पर तरंगों की पर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर, प्रति इकाई दूरी पर क्या है, तरंगों की संख्या जो है उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर, वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों, इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, पढ़ेंगे एक दो फिनोमेना और क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो लॉ है में हम अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के फुलफिलमेंट के जो लॉ है उनको पढ़ेंगे सर।